अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आज हम जो पाकिस्तान में इस वक्त खास करके वस्ती और जनूबी पंजाब में जो सैलाब के नतीजे में वहाँ पर जो तबाही मची है उसके हवाले से आपको लेकर के जाएंगे और वहाँ से द रिव्यू की टीम ने खुसूसी तौर पर लोगों से बात भी की है और इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है वो भी आगे चल के बताएंगे आपको। इस्लामाबाद में इसके हवाले से क्या हो रहा है, इस हफ्ते हमने देखा है कि वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि अब मुल्क में ये जो हालिया सैलाब की वजह से अभी भी नुकसानात हो रहे हैं तो क्लाइमेट और जो ज़राअत की एमरजेंसी है उसको नाफिज किया जाए। इसका क्या मतलब है, इस पर डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही एक स्पेशल कमेटी भी तश्कील दी गई है जिसका मकसद ये है कि जायज़ा लेना कि ये जो सैलाब है उसके नतीजे में अभी तक पाकिस्तान की मईशत को क्या नुकसान हुआ है और उस नुकसान से निकलने के लिए फिर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले तो शहबाज, आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पिछले आई थिंक 10-12 दिनों में पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कसूर से लेके फिर हाफजाबाद, चिन्योट, झंग, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, पीरवाला, मुल्तान, रहीम जार खान, ये चंद वो इलाके हैं जो मैंने वहाँ पर देखा और जो आई थिंक सम टाइम आपके पास अल्फाज नहीं होते जिस बड़े लेवल के ऊपर इस वक्त तबाही हुई है। और पहले तो लोगों का ख्याल था कि ये 1988 इससे पहले इतना बड़ा सैलाब आया था पंजाब के अंदर, लेकिन मकामी लोगों से बात हुई है 1973 में भी आया था और कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी लिविंग मेमोरी में कम से कम पंजाब की हद तक इतना बड़ा जो फ्लड है वो नहीं आया। तो इस पर आगे चल के ऑफ कोर्स लोग खुद भी देखेंगे ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। बट ये जो इस्लामाबाद में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये जो फैसला है कि एग्रीकल्चर और क्लाइमेट की जो इमरजेंसी का नफाज है, इसका आम फहम मतलब क्या है? बेसिकली जब किसी इशू के ऊपर कोई इमरजेंसी नेचुरल क्लैमिटी डिक्लेयर की जाती है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस एरिया के, उस अफेक्टेड एरिया के जो लोग होते हैं, जो कारोबार होते हैं, उनको ख़ास कंसेशंस मिलती है और वो कोई किसी किस्म की उनको फेवर नहीं होती, वो बेसिकली उनका एक हक होता है। लेकिन कुछ ऐसे आपके मामलात होते हैं गवर्नमेंट के, कंपनीज़ के, उन मामलात को देखने के लिए, उन सोल्यूशंस के लिए जिसमें अगर किसी का कर्जा है, किसी का कोई दूसरा इस तरीके से मामला है, तो जब तक आप वहाँ पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करते तो उसका जो है एक उसको बेनिफिट नहीं मिलता। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, जब आप इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, इस केस में एग्रीकल्चर इमरजेंसी, क्लाइमेट इमरजेंसी तो कई दफ़ा पहले भी डिक्लेयर हुई है बट उसको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया गया। दूसरा जो मकसद इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ये होता है कि वॉर फुटिंग के ऊपर वो तमाम इकदाम करना जिसकी ज़रूरत होती है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात किया, आपने तो खैर ग्राउंड पर जाकर लोगों से खुद बात की है और नाज़रीन वो देखेंगे भी। तो एक चीज़ एटलीस्ट हमें यहाँ पर बैठ के ये लग रहा है, जो टीवी चैनल्स की कवरेज आ रही है, सोशल मीडिया के ऊपर कवरेज आ रही है, जो हुकूमतें हैं, वफाकी हो, सूबाई हुकूमत हो, वो कुछ ना कुछ कर रही हैं। एक उसके एग्जांपल आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे महंगाई के एक नेचुरल जो आउटकम होता है, सॉरी इसका सैलाब का नेचुरल आउटकम एक महंगाई होता है। इस सूरत में आज भी जो एक महंगाई का एक बुलेटिन जारी करता है वीकली, PBS उन्होंने जारी किया, वीकली बेस के ऊपर कुछ चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं। आपको पता है कि गंदम की और आटे की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई थी। वीकली बेस के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ इकदाम किए जिसकी वजह से तकरीबन 10% सिर्फ गंदम का जो आटा है उसकी कीमत कम हुई और बाकी कुछ चीज़ों की भी कम हुई है। ऑल्दो ऑन एनुअल बेसिस अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, प्याज है, इनकी कीमतें अभी भी बढ़ी हैं। तो बात करने का मकसद ये, इतनी बड़ी क्लैमिटी है, इतना बड़ा डिजास्टर है और डिजास्टर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है, अभी भी आप नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये इस पे अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जो बात आपने इस्लामाबाद की है, इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ मीटिंग्स की हैं, एक कमेटी भी बनाई है। अब वो जो एहसन इकबाल उसको चेयर करेंगे, वो कमेटी उस वक्त तक अपना काम नहीं कर सकती जब तक जो सैलाब का पानी वो उतर नहीं जाता। अभी तक आपको नुकसानात का नहीं पता चलता। एक एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, तकरीबन 13 लाख एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन है एग्रीकल्चर, जो फसलें हैं उसके ऊपर वो मुतासिर हुई हैं। अब क्या वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं या सिर्फ मुतासिर हुई हैं, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर जो चावल की फसल है, अगर वो पानी में आधी डूबी हुई, आधी से भी ज़्यादा डूबी हुई, तो फिर भी वो बच सकती है। अगर गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल चूंकि बड़ा उसका साइज होता है, वाटर इंटेंसिव होता है, अगर वो सिर्फ लेटी है फसल गन्ने की तो उतना नुकसान नहीं होगा। अगर चावल की फसल पूरी तरीके से पानी में डूब गई है तो फिर उसका नुकसान होगा। तो अभी इट्स द इनिशियल फेज, अभी इस पे हतमी कोई बात नहीं की जा सकती। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं, जब मैंने जो ग्राउंड पे सिचुएशन देखी है, 8-8, 10-10 फुट पानी है, तो लोगों से भी जो मेरी बात हुई है तो वो तो यही कह रहे थे कि अगर तो इमीडिएटली 2-3 दिन के अंदर पानी उतर जाता फिर तो शायद इम्कान था कि चावल या ये फसलें बच जाती।
बट करंट सिचुएशन में जितनी इरोजन हो रही है उसके इम्कानात जो है वो कम नजर आते हैं। और एक मुतालबा जो पहले भी हमने जिक्र किया था, वहां पर लोग अभी तो क्योंकि रेस्क्यू और रिलीफ का फेज जारी है, बट लोगों को आगे की भी फिक्र है, और वो बिजली के बिल वगैरह, वैसे भी बिजली बहुत महंगी है, तो इसके हवाले से भी शायद प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है कि कुछ एग्जेम्पशंस देने की बात। ये बिल्कुल कामरान, ये आज की एक बड़ी खबर है जो हम नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं, और खास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो फ्लड से मुतासर इलाकों में रहते हैं, फौरी तौर पर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि फिल वक्त जो अगस्त के बिजली के बिल है उनको माफ कर दिया जाए। अब मसला यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर हुकूमत कुछ भी करना चाहे तो उसको IMF की इजाजत की जरूरत होती है। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हदायत किया वजारत खजाना को कि आप IMF से ये मामला टेकअप करें कि एटलीस्ट जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं, रिस्पेक्टिव वो गांव है, कोई शहर है, उस पर तमाम जो पॉपुलेशन उसकी अफेक्टेड एरिया की, उसके जो अगस्त के बिजली के बिल है वो माफ कर दिए जाए। इसी हवाले से आज वजारत खजाना ने एक वर्चुअल इजलास भी किया IMF के साथ, और ये मामला उनके सामने रखा गया है। तो इसके ऊपर अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि IMF इस पर मानेगा या नहीं। लग ये रहा है हुकूमत पाकिस्तान का केस काफी स्ट्रॉन्ग है, सैलाब है, नेचुरल डिजास्टर है, IMF भी इस चीज को इसको सिंपैथेटिकली देखेगा। गवर्नमेंट का केस मजबूत तो लग रहा है। अब दो तरीके हैं जिसके जरिए हुकूमत ये कोशिश करे लोगों तक रिलीफ पहुंचाया जाए। एक तो बिजली के बिलों की माफी जो फिलहाल अगस्त के महीने के लिए, दूसरा जो बाकी इन्होंने रिलीफ या इमदाद देनी है वो किस तरीके से दीजिए, कैश अगर जो इमदाद देनी है कैसे दीजिए। अगर तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत इमदाद देने की कोशिश करे तो उसकी आउटरीच उतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो वेल ऑफ जो एक पॉपुलेशन का आपका सेगमेंट होता है वो BSP के उसका जो डेटाबेस है उसमें शामिल है। दूसरा है कैश ग्रांट्स देने का कामरान, वो एक लंबा प्रोसेस है। बट इस स्टेज के ऊपर अगर आप देखें, फॉर द टाइम बीइंग एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है। वसाइल, मैं दोबारा कह रहा हूं, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी इस केस में नहीं है, लेकिन सूबों के पास कैश है, और जो फेडरल गवर्नमेंट का मामला बिजली का था उसमें IMF से बात जो है वो शुरू हो गई। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज बयान है, उनका ये ख्याल है, क्योंकि वो सिंध में और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया, उनका ये ख्याल है कि हुकूमत को इंटरनेशनल अपील जो है ऑलरेडी लॉन्च कर देनी चाहिए थी, जितना इस वक्त प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म की ज़ाहिर मुतालबात हैं बिजली की। लेकिन बिफोर गोइंग दैट, जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की है कि आलमी इमदाद ली जाए सैलाब के लिए, इसके हवाले से एहसन इकबाल जो प्लानिंग मिनिस्टर की स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुकी है कि इस दफा हुकूमत जो है वो आलमी इमदाद की अपील नहीं करेगी, अपने वसाइल से जो तमाम चीजें हैं, जितनी भी रिलीफ देनी है अपने वसाइल से करेगी। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद कुछ जो ममालिक हैं उनकी तरफ से जो इमरजेंसी रिलीफ वगैरह है, UK की तरफ से भी आज अनाउंस किया गया है, फिर जो अमेरिका है उनकी तरफ से भी कुछ जो रिलीफ गुड्स हैं, कंसाइनमेंट्स हैं वो आई हैं। बट ओवरऑल ऑफ कोर्स पाकिस्तान का यही ख्याल है कि अपने रिसोर्सेज से वो मैनेज कर सकता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मैं मौजूद हूँगा लियाकतपुर तहसील है रहीम यार खान की, और ये वो इलाका है जो हालिया जो सैलाब है उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ, और उसके बाद कबीर वाला ये तहसील है खानेवाल की, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। तो आप खुद देखेंगे अवाम और जो मुतासरा लोग हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है और ग्राउंड पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। इस वक्त मैं यार खान की तहसील लियाकतपुर में हूँ, और लियाकतपुर वो तहसील है जो हालिया सैलाब आए हैं उसके नतीजे में जो सबसे ज़्यादा इलाके जनूबी पंजाब में मुतासर हुए हैं, तो लियाकतपुर भी उनमें शामिल है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ पर देहात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं, ये एक यहाँ पर मौज़ा है जिसमें कई गांव शामिल हैं, दर्जनों के करीब, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर आगे अगर आप जाएं तो आपको ये पानी में डूबे हुए नज़र आएंगे। और उसकी वजह यह है कि जो चिनाब रिवर में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, उसके नतीजे में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि ऐसी आफत आई है, जो मेरी कुछ अभी मकामी लोगों से बात भी करेंगे, कि जो 1973 में सैलाब आया था, ये जो इस वक्त सैलाब है ये उससे भी ज़्यादा उसने तबाही मचाई है। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो इस बन के साथ जो मुझे बताया गया है कि 10 किलोमीटर का ये जो इलाका अगर आप चलते जाएं तो यहाँ पर तमाम जो आबादियाँ हैं मुतासिर हैं, और यहाँ पर लोगों के पास सिवाय इसके ये जो खुश्की का इलाका है, ये जो बंद है, यहाँ पर पनाह लेने के अलावा और कोई जगह नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो यहाँ पर मुख्तलिफ कश्तियाँ चल रही हैं, रेस्क्यू की बोट्स भी यहाँ पर मकामी लोगों ने बताया कि एक दिन पहले आई हैं, लेकिन शायद वो जो मदद है अभी नाकाफ़ी है। और अभी भी लोग बताया जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। तो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कुछ मकामी लोगों से भी बात करें कि उनके इसके हवाले से क्या तासुरात हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो अभी तक तो हमें उस तरह से इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड तो नज़र नहीं आई,
बाकी हम कुछ इलाकों पर गए थे, जलालपुर पीरवाला में भी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि इंतज़ामिया मुतहरक नज़र तो आ रही थी वहाँ पर भी, लेकिन लोगों को शिकायत थी कि उस तरीके से उनकी मदद नहीं की जा रही। यहाँ पर जो अभी भी जो सूरत हाल है वो काफ़ी अबतर है। लोगों के जो नुकसानात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो फसलें हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को यहाँ पर जैसे भी मौका मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर अपनी जो साजो सामान है वो लेकर कोशिश कर रहे हैं और पैदल इस पानी से चलते आ रहे हैं। और हमें बताया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क है और ये सड़क जो है वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। और जैसे ही आप अगर आगे चलते हैं तो मकामी लोगों का कहना है कि कई जगहों के ऊपर जो पानी है वो 10 फुट से भी ज़्यादा गहरा है। और फिर भी लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो सामान है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ मकामी लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। नाम क्या है आपका? मुश्ताक अहमद। और ये कौन सा इलाका है? ज़ाहिर पीर बेट भुट्टू इलाका में। तो थोड़ा बताएंगे कि ये कितने दिनों से यहाँ पर पानी आया है और कितनी तबाही हुई है यहाँ पर? बड़ी तबीयत तकरीबन कोई 8 दिन हो गए, इधर से बहुत नुकसान हो रहा है। ये जाते हैं, रिक्शों वाले जाते हैं, किस्तें जाते हैं, तो ये आप 6 बंदे आप चले जाते हैं, उधर से 1 या 2 बंदे लेके आते हैं। इधर नुकसान भी हो रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, डूबे हुए हैं, माली नुकसान, जानी नुकसान, सारा कुछ भी। ये बताएं, कोई हुकूमत की तरफ से, इंतजामी की तरफ से आपको मदद आई है जो लोगों को निकालने में? नहीं, मदद नहीं। आपने पैसे आप बाहर के आप निकल रहे हैं, कोई भी पैसे नहीं निकल रहा। तो यहाँ पर रेस्क्यू या जो मकामी इंतजामी है उसकी तरफ से किसी भी तरह की आपको मदद नहीं की गई? नहीं की गई। सिर्फ वो जाते हैं तो 6 बंदे आप साथ जाते हैं, उधर से 2 बंदे लेके आते हैं, लेकिन ये मदद हो कोई मदद नहीं कर रहे हैं। एक और भी यहाँ पर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। अच्छा, तो आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी, इसी इलाके का हूँ, मकामी हूँ। जरा बताएं कि जो कहा यह जा रहा था, हुकूमत ये दावा करती है कि सैलाब आने से पहले उन्होंने खबरदार किया था लोगों को कि वो यहाँ से निकल जाएं, लेकिन लोगों ने बर वक्त इनखला नहीं किया और फिर जब पानी आया तो फिर अब वो हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो क्या इस इलाके में बताया गया था कि जो सैलाब है वो उसका खदशा है और पानी आएगा तो बेहतर है कि आप यहाँ से निकल जाएं? नहीं, हुकूमत की तरफ से ऐलानात हुए थे लेकिन सीरियस नहीं लिया गया था, हुकूमत ने सीरियस नहीं लिया था। इधर वो कह रहे थे कि इधर पानी आएगा भी तो थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन ये पानी तो 1973 से भी क्रॉस कर गया है। 1973 में भी इतना पानी नहीं था जितना 2025 में अभी हुआ है, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। इसमें हुकूमत ने किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया और ये सिर्फ आते हैं, फ़ोटो शूट करके चले जाते हैं। लेकिन कुछ हम जब आ रहे थे तो एक स्कूल में भी और कुछ जगहों पे हमें लिखा हुआ था कि बोर्ड लगे हुए थे फ्लड रिलीफ कैंप, और कुछ कैंप नज़र आए। तो क्या वहाँ पर लोगों को कोई रहने की इजाज़त नहीं है या क्या सूरत हाल है? वहाँ पर आप अभी भी चले जाएं, वहाँ पर सिर्फ 60 से 70 कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर वो बैठे हैं लोग। वो अपनी मर्जी से बैठा रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं। वो उनके पास वही गुंजाइश है हुकूमत के पास, यहाँ पर ना उनको खाना खिलाने की गुंजाइश है, आगे नहीं है उनके पास। अच्छा, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। जी, आप बताएं। हमारा मौजा बेट भत्तड़ है, उसकी 5000 से ज़्यादा आबादी है, अभी तक भी डूब रही है। जो हमारे मौजूदा MP हैं या MNA साहब हैं, आते हैं, फ़ोटो बना के चले जाते हैं। इधर कोई ना कोई फंड के वजह से ना कोई खाना मुहैया किया जा रहा है, ना रेस्क्यू किया जा रहा है। आते हम लोग कहते हैं अलर्ट हो जाओ, वो अलर्ट होते नहीं है। वो कस्टम वाले आप खुद विजिट करते हैं, इंजॉय कर रहे हैं फ्लड में, हमारा तमाशा बना रहे हैं। हम आपको प्रूफ भी देते हैं वीडियो के साथ, जो हमारी तबाही हुई है, हमारे घर बर्बाद हो गए हैं। और जो हमारे मौजूदा और सबका MP MNA आते हैं दिन में खास पिक्चर लेके जाके सोशल मीडिया और गवर्नमेंट को दिखाते हैं कि ये हम उनकी मदद कर रहे हैं। ये सब झूठ। अच्छा, अब ये बताएं कि मुतालबा क्या है इस वक्त? जो सूरत हाल नज़र आ रही है, पानी तो अभी कम नहीं हो रहा। हमारा मुतालबा यही है कि हमारी मदद की जाए और रेस्क्यू किया जाए जिनका माली नुकसान हो रहा है, जिनका जानी नुकसान हो रहा है। हमारे तकरीबन तहसील लियाकतपुर के 35 मौजे हैं जिनमें अभी फ्लड की डूब रहे हैं। हम अपनी मदद आप निकल रही है और हम सबूत के साथ कहते हैं, हम अब सबूत भी दे सकते हैं। मौजा बेट भुट्टू को देख लें, मौजा बेट भत्तड़ को देख लें, बेट मुराद को देख लें, इमाम बार माची को देख लें, बेटा आहिर साहब देख लो। सिर्फ और नूर वाले में जा रही हैं, जो वहाँ उनके जो चेयरमैन हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट। और जो गरीब तबका है, आप इनसे सबसे भी इंटरव्यू ले लें। पूछते हैं, ये जो आप क्या कह रहे थे कि जो प्राइवेट कश्तियों वाले हैं वो लाखों रुपए किराया मांग रहे हैं? 2 लाख रुपया। अगर किसी के 4 जानवर हैं तो 2 मेरे 2 तेरे,
अगर आवाम अक्सर दरख्त ने चढ़ी बैठी है, चीखो पुकार है, वो किन्ने दे बंदे लोड़ गए, बाकी पीछे औरतां बैठे दरख्त ने चढ़िया बैठे। रेस्क्यू आइए, छोटे बच्चे चाहते हैं मुख्तसर 6 बंदे, बाकी भी 12 साल का मर रहे भुरे, बुजुर्ग बैठे मर रहे भुरे, कोई परवाह का नहीं। गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि मजदूर लंगड़े बैठे हुए हैं उधर देहात बैठ के भत्तड़ के अंदर, उनको भी नहीं निकाला, वो उधर ही बैठे हुए हैं। तो आपने किसी इंतजामिया को रिक्वेस्ट की थी, कोई 112 122 वालों को कहा था? भी नहीं आ रहा, इधर पिक्चर लेकर सब लोग आते हैं जाते रहते हैं, अमीरों की मदद कर रहे हैं, हमारी कोई कार्य नहीं, हमारे बच्चे उधर ही बैठे हुए हैं भत्तड़ में, लूड़े लंगड़े हैं उधर बैठे हुए, बीमार है बच्चे, वो दिन के अंदर रात को 8-8 दौरा पड़ रहा है, कोई नहीं हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। नाग बैठन, बंदे बैठन, सांप बैठन, बंदे भी बैठन, वो आदन तले वेनू मर्दू अगर सांप खम देखावे, ये अल्लाह दी रहमत है, सांप आती खादा के दूर आती दूरी बंदा बैठा रह के बे हिको दरख्त है, ये सांप आए ना का और नी लथा सांप कुछ नहीं आ गया, कई लोग मर गए। जो हिसाब का आधे घंटे बड़ा रिलीफ किते थे, बड़े काम किते थे। 40 साल तो यह हुकूमत पंजाब तो खड़ी है, एक डैम तरी खा लेन, चा एक तरी खा लेन, ए अमीर तू अमीर थी ने वेनन, जिम्मेदार हुए रुल्ला वदे ए खादी वेनन, बस ए अल्लाह मलने हुन्ने वही असा वही जवाब देहन। ये आपने सुने लोगों के जो तासुरात हैं, और बिल्कुल भी लोग यहाँ पर मुतमईन नहीं हैं, जो भी रेस्क्यू और रिलीफ की एफर्ट्स हों, और वो कहते हैं कि लोग जो मकामी इंतजामिया है उन्होंने भी उनके लिए कुछ नहीं किया, और उसके अलावा वो कहते हैं कि लोग आते हैं MNA MPAs वो फ़ोटोशूट कराते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और हमारी अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो कसूर, चिन्योट, झंग, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला, इन तमाम लोगों का मैंने इन तमाम जगहों का मैंने विज़िट किया था। तो वहाँ पर कम से कम जो भी इस तरह के पॉइंट्स थे, एक विजिबली आपको इंतज़ामिया नज़र तो आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया हूँ इस इलाके में, तो इस तरह से मुझे कोई जो लोकल प्रेजेंस है या जो लोकल इंतज़ामिया की मौजूदगी है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो एक लिहाज से इन लोगों का जो गिला है वो बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में जो भी हमारे साहिब इक़्तिदार हैं और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें बर वक्त यहाँ पर कार्रवाइयाँ करनी चाहिए ताकि इन लोगों को एवैक्यूएट भी करें और इनकी रिहाइश का, इनके खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम भी करें। क्योंकि जो मैंने यहाँ पर देखा, दोनों अतराफ 10 किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर इस तरफ, तो लोग खुले आसमान के नीचे, और इस वक्त शदीद गर्मी भी है, हब्स का मौसम है, अपने बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, लोग बीमार भी हैं, तो यहाँ पर लोग पनाह लिए हुए हैं। और सूरत हाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी जो है अभी भी जो चिनाब रिवर का है उसकी सतह जो है वो कम नहीं हो रही, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि चिनाब जो दरिया है वो कम से कम यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, और कितने बड़े पैमाने पर इसने तबाही मचाई है, और अभी ये तबाही मचाते जा रहा है। शुरू हुआ था ये वस्ती पंजाब से, और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि तीनों जो दरिया हैं, सतलज, रावी और चिनाब, वहाँ पर एक ही साथ इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर सैलाब आया है और तबाही हमारे सामने है। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और मुतासरा इलाके में आपको लेकर जाएंगे और वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। इस वक्त मैं तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल में मौजूद हूँ, और मेरे सामने यहाँ से जो इस्लामाबाद सक्कर मोटरवे है वो गुजर रही है, और मेरे अकब में आप देख रहे हैं इस वक्त पानी पानी आपको नज़र आ रहा होगा। इवन ये देख सकते हैं घर ऑलमोस्ट डूबता आपको नज़र आ रहा है, और मेरे ख्याल में जिस तेज़ी से ये पानी यहाँ पर इजाफा हो रहा है तो शायद ही ये घर जो है वो बचे, और ये घर जो है वो गिर जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर जो मोटरवे है, जो फेंस लगी होती है उस तरफ शायद आपको नज़र आ रही हो, यहाँ पर ये फेंस तक आपको नज़र नहीं आ रही। यूजली 7 से 8 फुट ऊंची फेंस होती है, लेकिन ये फेंस भी इस वक्त आपको पानी के अंदर नज़र आ रही है डूबी हुई, और जैसे ही आप आगे चलते जाते हैं तो पानी की जो गहराई है उसमें इजाफा होता जाता है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि चंद रोज़ पहले भी मैं यहाँ से गुजरा था और यहाँ पर पानी का एक कतरा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जब मैं गुजरा हूँ तो मोटरवे के दोनों अतराफ कई किलोमीटर तक आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगा। और वजह उसकी ये है कि जो माई सफूरा का बंद है वो चंद रोज़ पहले उसे तोड़ा गया था ताकि जो दरिया में सैलाब है, जो पानी है, उसके बहाव को कम किया जा सके। और उस बंद को तोड़ने के नतीजे में इस वक्त ये जो कबीरवाला की तहसील का ये इलाका है ये मुकम्मल तौर पर आपको पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है, और कई जो देहात हैं यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। ना सिर्फ देहात मुतासिर हुए हैं
बल्कि जो मेरे पीछे आपको ये जगह इस वक्त आपको बिल्कुल एक झील नज़र आ रही है, लेकिन इन रियलिटी क्योंकि बड़ा ये ज़रखेज़ इलाका है, यहाँ पर खड़ी फसलें थी लोगों की, वो तबाह हो गई हैं। और अभी आप देख भी सकते हैं जहाँ पर जो गांव में जिस तरह के डेरे होते हैं, लोग जो फार्मर हैं, किसान हैं, जो यहाँ पर खेती बाड़ी और काम करते हैं, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर आपको ये मंजर नज़र आ रहा है। और कुछ और भी शॉट्स आपको ड्रोन के ज़रिए भी दिखाएंगे कि आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ओवरऑल जो है यहाँ पर क्या मंजर है, क्या सिचुएशन है। और यही सारी सिचुएशन आपको इस वक्त नज़र आ रही है अगर आप ट्रैवल करें, क्योंकि ये सेंट्रल पंजाब से शुरू हुआ था जो सैलाब का सिलसिला है, फिर साउथ पंजाब की तरफ अब इसका दबाव है। और मैंने जितने जो इलाके ट्रैवल किए, पहले तो ये कसूर से शुरू हुआ, फिर चिन्योट, झंग, और फिर अब ये खानेवाल के बाद मुल्तान के बाद जलालपुर, पीरवाला, फिर ब्रेक से पहले मैं जैसे जिक्र कर रहा था रहीम यार खान की जो तहसील है लियाकतपुर, वहाँ पर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इस वक्त यहाँ पर ये जो सैलाब है वो तबाही मचा रहा है। और जो इम्पोर्टेंटली जो अगर आप देखें तो जो पानी का बहाव है वो भी अभी कम होता दिखाई नहीं दे रहा। ये आप देख सकते हैं कि ये मोटरवे के अंडर ये एक जो छोटा सा एक निकासी का निज़ाम बना हुआ है, तो पानी मुसलसल यहाँ से गुज़रता आपको नज़र आ रहा है, और इस पानी के बहाव में मुसलसल यहाँ पर इजाफ़ा हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो मनाजिर हैं इस पर कुछ कहने की आपको ज़रूरत नहीं है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये वो इलाका है, ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको पता है चावल की फसल, गन्ना, कपास, फिर जो तिल हैं, इस तरह की जो तमाम फसलें हैं वो होती हैं। लेकिन अब यहाँ पर ना सिर्फ लोगों के जो घर हैं वो घरों से बेघर हो गए हैं, बल्कि जो उनका रोज़गार था, जो फसलें जो उगाते थे, इवन वो भी तबाह हो गई हैं। तो कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मोटरवे के ऊपर मौजूद थे, तो एक दो मकामी जो लोग हैं, बल्कि बच्चा है वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, तो उनसे थोड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। और ये तो भाईजान मेरे ख्याल में बोल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ ये बच्चा है, तो उससे बात करते हैं कि ये कौन सा इलाका है और यहाँ पर कितनी तबाही हुई है। तो सबसे पहले बेटा बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? जैद। अच्छा जैद, ये इलाका कौन सा है ये बताओ पहले। ये खानेवाल, तहसील कबीर आला। और ये कौन सा इलाका है? मौजा होशियारा, ये मौजा त्रेली। अब ये बताओ कि पिछले कितने दिनों से यहाँ पर ये सैलाब की सूरत हाल है जो पानी आया है? कम से कम 8-10 दिनों से। अच्छा जी। और कितने गांव कोई तबाह हुए हैं, कितनी फसलें, कोई अंदाजा है? नहीं, यहाँ तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत ही फसलें हैं यहाँ, गांव भी बहुत हैं। अच्छा जी। और मतलब कितने इस एरिया में, ये तमाम जो इलाका है मोटरवे पे हमने देखा है हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इलाका यहाँ पे मुतासर हुआ है? जी जी बहुत है। अच्छा, बहुत ज्यादा इलाका है। और क्या लोगों को पहले बताया गया था, क्योंकि ये तो बंद तोड़ा गया ना, उसकी वजह से ये पानी आया है, तो लोग महफूज मकाम पर चले गए थे या लोग कहीं पानी में फंसे हुए हैं अभी भी? कोई कुछ है जो अपनी जिद पे अड़े रहे हैं। अच्छा, बाकी सब चले गए। तो पहले इंतजामिया ने बताया था कि ये बंद तोड़ने वाले हैं तो ये जगह छोड़ दें? जी बताया था। अच्छा। हर तरह ऐलान कराए थे। अच्छा जी। तो अभी आप लोग किधर रह रहे हैं? आपका घर भी मुतासर हुआ है? जी यहीं पे है हमारा घर भी। अच्छा, इसी इलाके में कहीं? इस इलाके में है। अच्छा, तो वो घर पानी में है आपका? पानी है सब। तो घर तो क्योंकि पानी में आपका है, डूब गया, तो आप किधर रिहाइश आपकी? हमारी रिहाइश मियाँ चन्नू। तो मियाँ चन्नू में किसके पास, कोई कैंप शैम्प हुकूमत ने दिया है या किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं? रिश्तेदार के पास। अच्छा जी। चलो बहुत शुक्रिया। ये देखा आपने, एक मकामी जो बच्चा था उससे बात हो रही थी, और उसने बताया है कि ये क्योंकि माई सफूरा का जो बंद जो तोड़ा गया है और उसकी वजह से जो फिर मुमकिना तौर पर इलाके ज़ेरे आब आने थे, तो इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर ऐलानात भी करवाए गए थे, उनको बताया भी गया था कि वो इससे पहले कि पानी इस इलाके में आए तो वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। तो उनका कहना था कि बहुत से लोग तो चले गए थे महफूज मकाम पर, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अपनी जगह पर या अपने इलाकों पर अपने घरों में मौजूद रहे और अब वो मुश्किल से दो चार हैं। और ये मेरे ख्याल में पूरा थ्रू आउट मैंने जो ये सारा एरिया कवर किया, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पर सैलाब के बावजूद
लोग अपने घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं थे, और ये जितना जो इलाका ज़ेरे आब है, जितनी फसलें तबाह हुई हैं, तो लामहला तौर पर जो नुकसान है वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन जाहिर है कि हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक इसके हवाले से कोई हतमी जो मुतलका इदारे हैं वो कोई अपनी असेसमेंट नहीं देते। लेकिन इस वक्त आई थिंक तमाम जो कोशिश है वो रेस्क्यू और रिलीफ के फेज़ के ऊपर है। लोगों को बचाना है, उनको रिलीफ मुहैया करना है, फिर अगला फेज़ होगा रिहेबिलिटेशन का, असेसमेंट का, और अगर कॉम्पनसेशन वगैरह इन मुतासरा लोगों को देनी है तो उसकी बारी बाद में आएगी। तो इस वक्त ये अपडेट है, तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इजराइल जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एक जो बेलगाम जो घोड़ा है उसकी तरह उसकी अब सूरत हाल हो गई है। और इस हफ्ते जो आप कह सकते हैं कि गैर मामूली जो उन्होंने कार्रवाई की, वैसे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है, वो बैनुल-अक़वामी कवानीन हो, किसी और मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या सॉवरेंटी हो, उसकी बिल्कुल पासदारी नहीं करती। लेकिन ये किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि जो इजराइल है वो कतर पर भी फ़िज़ाई हमले कर सकता है। क्यों? क्योंकि कतर एक तो जो मीडिएशन एफर्ट्स हो रही हैं इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर, हमास और जो इजराइल के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें अमेरिका भी शामिल है, बाकी ममालिक भी हैं, उसमें कतर बतौर मीडिएटर के तौर पर एक रोल प्ले कर रहा है। फिर क्योंकि कतर वो मुल्क है जिसके एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी है, सिक्योरिटी पैक्ट भी है अमेरिका के साथ, और मिडल ईस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है अमेरिका का वो दोहा में मौजूद है। और उसके बावजूद इजराइल का इस तरीके से हमला करना वो बिल्कुल आई थिंक नाकाबिले बयान है। और यही वजह है कि जो अमेरिका है उसने भी अपने आप को डिस्टेंस किया है। जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उन्होंने कहा है कि उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि जब सबसे हज़ारों की तादाद में जो अमरीकी फोर्सेस हैं वो ऑन ग्राउंड दोहा में मौजूद हैं, उनके मिलिट्री एसेट्स हैं वहाँ पर, और बग़ैर उनको नोटिफाई किए इजराइल कभी भी ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता। इसकी कोई वाज़े तौर पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। और जो सबसे अहम सवाल इस वक्त यही हो रहा है कि आपको पता है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं वो क्लोज एलाय अमेरिका की हमेशा से रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि उनको यही लगता है कि जो तेल, गैस और जो बाकी ज़खायर हैं, और मिडल ईस्ट के अंदर और अरब कंट्रीज़ के अंदर, खास करके जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में जो कंट्रीज़ आते हैं, वहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी रिलेटिवली नज़र आती है, क्योंकि एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला अमेरिका ने उनको प्रोवाइड कर रखा है। और एक आप कह सकते हैं कि उनको जमानत दे रखी है कि अगर कोई बैरूनी हमला होगा तो अमेरिका उस हमले को रोकेगा। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई है, कहा यह जा रहा है कि वो जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है शायद वो अब नाकारा और इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि इजराइल ने तो परवाह नहीं की, बावजूद इसके कि वहां पर अमरीकी भी मौजूद थे, उनके मिलिट्री एसेट्स भी थे, फिर भी उन्होंने कतर के ऊपर यह हमला किया। कामरान, ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। और एक बात बड़ी क्लियर है, अभी डिफेंस एनालिस्ट भी ये बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स भी करते हैं, इस तरह का कोई भी वाकया जो होगा वो अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। आपने तो सिर्फ बेस की बात की, इसके अलावा जो उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट जो आप रेफर कर रहे हैं उसकी भी जिक्र, उसके बावजूद इस तरह का हमला हो जाना ये पहला ऐसी चीज नहीं है। अभी इवन के यूरोप के अंदर, यूक्रेन जो है वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, बट नेटो की एक ओवरऑल जो अम्ब्रेला तो यूरोप के पास थी। और अभी जो एक और वाकया हुआ है, एक और जो यूरोपियन कंट्री है पोलैंड के अंदर, वो तो बाकायदा नेटो का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा, और वहां पे उनके जो ड्रोन्स है वो रूस के मारे भी गए। उसके ऊपर भी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है वो इतनी कोई फोर्सफुल नहीं है, उनका ये गलती से ऐसा हुआ होगा। और यहाँ पे भी वो ये एक यकीन दहानी करवाने की कोशिश कर रहे हैं कतर के अमीर को कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन कतर की जो सॉवरेनिटी है वो ब्रीच हो चुकी है, और जो अमेरिका की उसकी जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला थी वो भी इन अ वे उसको चैलेंज है। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने बेशक ये अश्योर किया है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान के बावजूद इजराइल ने यह कहा है कि क्योंकि ये जो हमला किया गया है उसमें कोई भी हमास का जो मेन या मरकजी लीडर है उसको वो टारगेट नहीं कर सके, और एक बेटे की उनकी शादी, लेकिन जो मेन जो टारगेट करना चाहते थे, जो कहते थे कि जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको वो एलिमिनेट करने में नाकाम रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो दोबारा भी ये कार्रवाई कर सकते हैं अगर उन्हें मौका मिलेगा। तो इसका मतलब है कि वो ओपनली जो अमेरिकी सदर ट्रंप है उनका जो भी एश्योरेंस है उसको वो चैलेंज भी कर रहे हैं। और अब ये जो सारी सूरत हाल बनी है, अब कल भी हमने देखा कि रात गए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, पाकिस्तान, अल्जीरिया और एक और मुल्क है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये समन किया गया, और उसमें अब आप देखें कि इजराइल का जो असर रसूख है, हालांकि इस दफ़ा अमेरिका जो उनके इजराइल के बाकी इत्तेहादी हैं
वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूके हो, इन्होंने खुलकर कतर के ऊपर जो हमला किया गया उसकी मजम्मत की है। लेकिन जो मुश्तरका एलामिया आया, जो जॉइंट स्टेटमेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से आया, उसमें इजराइल का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ये कहा गया कि जो कतर के ऊपर हमला किया गया है वो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी की खिलाफ वर्जी है। तो इससे आप अंदाजा करें कि किस हद तक जो इजराइल का असर रसूख है। सारी दुनिया जानती है कि इजराइल ने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को वायलेट किया है कतर की, और कतर वो मुल्क है जिसे मिडल ईस्ट के अंदर कहा जाता है कि वो मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड है, यानी कि वो एक गैर जानिबदार मुल्क है। वो कोशिश करता है कि एक एक्ट करे एज अ पीस मेकर, एज अ मीडिएटर। वो अफगानिस्तान की डील हो, सूडान की आप बात कर लें, कई जगहों के ऊपर जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उन्होंने एज अ मीडिएटर के तौर पर रोल प्ले किया। और जब मीडिएटर होता है तो उसकी तमाम जो फ्रीकैन है एक उसकी रिस्पेक्ट भी होती है। लेकिन ये काम करके जो इजराइल है उसने एक तो जो कतर के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने वाजे किया है कि इसका मतलब है कि जो इजराइल है वो बिल्कुल भी अमन नहीं चाहता, और इससे तो वो कंसिडर कर रहे हैं कि जो कतर एक रोल प्ले कर रहा था मीडिएशन का, उससे अपने आप को विड्रॉ कर लें। तो कतर के अमीर की भी एक स्टेटमेंट गालिबन आई है कि उन्होंने कहा कि जो ये पीस मेकर का जो रोल है वो प्ले करते रहेंगे। उससे एक और जो चीज़ इसी से रिलेटेड जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कल हुआ, गालिबन इसराइल के वहाँ पे जो एम्बेसडर थे उन्होंने पाकिस्तान का भी रेफरेंस दिया है उस इजलास में कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के अंदर जाके उसामा बिन लादेन को किल कर सकता है तो फिर हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये क्या वाकया है? उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इससे पहले जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जब उनके अपने इत्तेहादियों ने मजम्मत की, अमेरिका ने, बाकी मगरबी ममालिक ने, कि आपने कतर के खिलाफ ये कार्रवाई करके अच्छा नहीं किया, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि जो अलकायदा के रहनुमा थे उसामा बिन लादेन को भी तो अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मारा था, और उस वक्त तो किसी ने इस तरीके का शोर नहीं मचाया। तो एन वो ये कहते हैं कि जो अक्टूबर 7 का हमास का जो हमला था वो इजराइल के लिए 9/11 था, तो इजराइल ने भी वही काम किया जो अमेरिका ने काम किया था। और इस पर जो फिर जब कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो इजराइल के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उन्होंने इसी इल्ज़ाम को या यही रेफरेंस उन्होंने दिया, और उस पर फिर जो पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया उनके मुंह के ऊपर। उनको ना सिर्फ इजराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि इजराइल जो है एक रोग स्टेट है। तो उस पर देखें पाकिस्तान के जो एनवाय हैं उनका मौक़िफ़, और फिर मजबूरन जो इजराइल के एनवाय हैं उन्हें इसके हवाले से माफी भी मांगना पड़ी। आइए देखते हैं पहले इस क्लिप में क्या कहा गया। Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we remain committed in this global, collective endeavor. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. Mr. President, you know, if the distinguished colleague from Pakistan wanted to read the statement, he could have done it at the beginning of the session. But I want to refer to your words. You know, maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. जी देखा आपने जो इजराइल के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने कहा कि अगर उनके अल्फाज से ऑफेंड हुआ है पाकिस्तान तो वो माजरत चाहते हैं, बट फिर उन्होंने इसी बात पे एम्फेसाइज किया कि वो अपनी बात पर कायम है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, कि अगर उसामा बिन लादेन को अमेरिका मार सकता है पाकिस्तान में घुसकर तो हम हमास की क़यादत को कतर में क्यों टारगेट नहीं कर सकते। अब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं शहबाज, अगर आप इसकी बात करें, क्योंकि एक बड़ी वाज़ेह है कि जहाँ तक कतर की बात है, कतर अमेरिका के साथ मिलकर सब जानते थे कि वो मीडिएशन का एक रोल प्ले कर रहा था। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब दोहा मुआहदा हुआ, अफगान डील हुई, तो उस वक्त यही जो कतर था वो मेज़बानी कर रहा था उन मुज़ाकरात की। अफगान तालिबान भी थे, अमेरिका भी था, और अगर उन मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका
कतर के ऊपर हमला करके तालिबान की क़यादत को एलिमिनेट कर देता तो क्या रिएक्शन होता। इस केस के अंदर तो बड़ा वाज़ेह था कि उसामा बिन लादेन की जहां तक बात है पाकिस्तान को भी उसकी तलाश थी, और जो भी मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपनी जगह पर, आज तक ऑफिशियली किसी भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं अमेरिका की, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने उसामा बिन लादेन को डिलिबरेटली अपने आप पनाह दे रखी थी। उन्होंने यही कहा था कि वो यहाँ पर छुपा हुआ था, और शायद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक इनकॉम्पिटेंस भी हो सकती है। और उस पर एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने भी जब उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 9/11 अटैक हुआ था। अगर CIA को और उनकी जो 25 अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकी तो उनको अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी अगर डिटेक्ट करने में नाकाम रही हैं तो वो उसमें इस तरह के जो जब जंगें होती हैं तो फिर इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कतर के ऊपर हमले के बाद कि वो ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, एटलीस्ट वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपनी सॉवरेनिटी के लिए। और ये चीज़ अब एक इस्टेब्लिश हो चुकी है, और ये एक सवालिया निशान है इन तमाम अरब ममालिक के लिए कि जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, बल्कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक के लिए कि जो डिपेंडेंट थे अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका हर मौके पर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, और मेरे ख्याल में जो इस वक्त अरब कंट्रीज के पास जो जदीद असला है अमेरिका से यूरोप से वो खरीदते हैं, पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा उनके पास जदीद असला है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि अगर वो असला आप इस्तेमाल ही ना कर सकें अपने दिफा के लिए तो फिर बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।